तो हाँ, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है। ये है चैप्टर 1, क्लास 11 का चैप्टर 1 है और टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वेल, ये मेजरमेंट क्या होता है? तो आप ये कह सकते हो कि जो फिजिक्स है वो है हमारी साइंस। किसकी साइंस है? मेजरमेंट की साइंस। आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो मेजरमेंट फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि आखिर मेजरमेंट होता क्या? वैसे तो हिंदी में इसको बोला जाता है नापना, लेकिन इसका मतलब व्हाट्स द मीनिंग? आप ये कह सकते हो कि जो मेजरमेंट है वो इट इज अ मेथड to know the magnitude of a physical quantity। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्या मतलब है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है। एक बहुत सिंपल सा केस लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 1 kg, देखिए 1 kg। तो क्वेश्चन कि ये फिजिकल क्वांटिटी का 1 kg लिखा का मतलब क्या है? तो चलिए मतलब की बात करते हैं। इसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें जो केजी दे रखा है वो एक आपकी यूनिट सिस्टम। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मेजर करते दौरान हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। यानी मेजरमेंट के दौरान जब भी आप कोई चीज को मेजर कर रहे हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इनमें से एक चीज होगी आपकी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं इसको अब Na लिख रहा हूँ, बेटर ये होगा मैं ऐसे लिखूंगा Na। और एक होगा आपका यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम ये हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। दो चीजों की तरफ। अब कभी कभार क्या होता है, हम लोग को कन्वर्जन करने की बात है और कन्वर्जन यहाँ पे आ रहा है। तो कन्वर्जन बड़ी सिंपल चीज है। मैं उन फैक्ट्स को बात कर रहा हूँ जो आप लोगों ने देखे हैं, जो आप लोगों ने किताब में समझे हैं। जैसे यहाँ पे 1 kg = 1 पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता, बहुत अच्छे से पता है। हाँ, जरा यहाँ पे देखिए। अब अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1000 है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखना चाहूँगा कि N1U1 = N2U2। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि आपका ये एक यूनिट सिस्टम, ये आपका दूसरा यूनिट सिस्टम है। आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं पता है। अब एक और चीज़ है कि अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैं V लिखना चाहूँ तो V ज़्यादा सही रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कर दूँ वो ज़्यादा सही रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, ये इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह की प्रोपोर्शनलिटी। कैसे यार पता चल रहा है ना यार, 1 kg से 1 से 1000 हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन ये यूनिट सिस्टम है उसका अमाउंट जो है वो कम है। वो आपको अच्छी तरह से पता है। ये बड़ा सिस्टम होता है, छोटा सिस्टम होता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक हो गया। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम इसको कैसे डिफाइन करें। खैर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज जो मतलब एक ऐसा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, उसमें दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आती है। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डेराइव। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं।
फंडामेंटल में सबसे पहले जो आता है लेंथ, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मास, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। टाइम, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। करंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर, हाँ, केल्विन एज यूजुअल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आखिरी में लुमिनोस, बड़ी अजीब सी चीज है, लुमिनोस इंटेंसिटी, लाइट से रिलेटेड चीज है और इसके लिए कैंडल। फिर यहाँ पे हमें ऐसे लिख देना चाहिए मुझे। तो इनके अलावा भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, अब वो आ जाएंगी, वो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। और वो चीज है आपका एंगल से जुड़ी हुई चीजें। एक आप कहेंगे प्लेन एंगल और एक आप कहेंगे सॉलिड एंगल। यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल पूरा लिखना हो, यहाँ पे रेडियन और यहाँ पे स्टेरेडियन। अब जब प्लेन एंगल की बात करेंगे तो प्लेन एंगल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? भाई प्लेन एंगल को आप सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो, सुना होगा आपने, डिग्रीज सुना होगा। तो डिग्रीज और रेडियन क्या मतलब? हाँ, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि डिग्रीज और रेडियन। तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, अब ये सर्कल मैंने एक प्लेन सरफेस बनाया, इसको कहते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस सर्कल बनाया, ये सेंटर हुआ। और आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ से लाइन बनाऊँ तो उसको रेडियस कहते हैं, रेडियस, ये पूरा रेडियस है। और अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन बनाए तो हम इसको भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं याद नहीं, लेकिन हाँ ये भी रेडियस है। जैसे अगर हम उसको सेंटर मान के चलते हैं, इसको सेंटर मान के चलते हैं, इसको सी लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ जिसको कहेंगे थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मार्क कर देंगे खास चीज़, इसे कहेंगे यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे और यहाँ पे कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ऐसे। मैं यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, तो इसमें एक रिलेशन होता है, आर्क लेंथ रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। एस ये आपका पूरा सेक्टर मान सकते हैं। सेक्टर में यहाँ से लेके कर्व की जो लंबाई है उसे ए भी ऐसे लिखा जाता है। आर्क लेंथ उसकी लंबाई कितनी है एस लिखा जाएगा, फिर इज इक्वल टू लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये रेडियस कहलाई जाएगी, ये भी रेडियस कहलाई जाएगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर। अगर हम ये बोलें कि ये आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले तो गलत नहीं। कैसे नहीं गलत? आप लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि अगर ये थीटा है, ये एक एंगल है। वैसे बच्चे लोग इसको डिग्रीज में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थीटा बोलते हैं। जैसे क्लास 11 में चले जाते हैं तो ये थीटा बोला जाता है। तो थीटा बोलने के साथ यहाँ पर अगर हम जान रहे हैं कि 30 डिग्रीज भी हो सकता है, 60 डिग्रीज है। अगर आप इसको 90 डिग्री बनाए तो ऐसे, अगर इसको पूरा घुमा दें, मतलब यहाँ से चालू करके पूरा इसको एक चक्कर दे दें यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? मुझे लगता है शायद 360 डिग्री हो जाएगा। और 360 को हम लोग अपनी भाषा में, मैं यहाँ पे कलर पेन का यूज करके 360 डिग्री को 2 पाई लिखना पसंद करूंगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू आर, तो आपका एज इट इज होगा, थीटा की जगह 2 पाई करेंगे तो आपका इवेंचुअली जो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर। और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता, तो ज़रूर से आता है। तो इस तरह से ये रिलेशन है प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया कि हाँ इस तरह से होता है। अब हमारा जो अगला टारगेट है
जो स्टडी रहेगी वो होगी सॉलिड एंगल की। जानने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड एंगल को आप किस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। चलिए, सॉलिड एंगल क्योंकि नया चीज़ है, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात करूँगा, बिल्कुल एक सिंपल सी बात करूँगा, और शायद मैं यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पे केमिस्ट्री की लैब में एक चीज़ होती है, शायद अगर मुझे याद है, आता तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा तो याद है, फनल शायद होता है मेजर करने के लिए, नहीं, फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है, शायद टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, तो वो इस तरह का शेप। और केमिस्ट्री लैब से बाहर जाए और उसका एक बाय प्रोडक्ट है शायद आइसक्रीम, कोन होता है, कोन सबने खाया हो, तो ऑब्वियस ही बात है, जो कोन शेप होता है, कोन शेप में ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, जो गोलाई होती है, अंदर की जो गोलाई होती है, उस गोलाई की बात कर रहे हैं। इस एंगल को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा, जैसे इसको थीटा कहा जाता है, इसी तरह इसको कहा जाता है ओमेगा। ये पूरा एंगल है, सही मायने में इस ओमेगा की एक खास वैल्यू होती है, खास डिराइव्ड वैल्यू होती है, जो कि मैथ्स क्लास में बेटर एक्सप्लेन करी जाती है। यहाँ पे फिजिक्स में हमारे में सिर्फ इतना बनाया जाता है कि कोन एंगल होता है, इस तरह से इसको कोन एंगल बोला जाता है। तो ये है आपका सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल। अब इसको सॉलिड एंगल भी कारण क्यों बोला जाता है? सॉलिड एंगल इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ढेर सारे आइसक्रीम के कोन्स इस तरह से आप ज्वाइन करते चले जाएंगे, और क्या चीज़ ज्वाइन करनी है, ज्वाइन ऐसे करना है कि उनकी टिप्स आपस में मिलती चली जाए। तो पहले आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर आप एक कोन नीचे से रहेगा, एक कोन ऐसे रहेगा, एक कोन, तो चारों तरफ से अगर आप कोन बनाते चले जाएंगे तो एक इवेंचुअली आपको एक पूरा 3 डायमेंशनल फिगर मिलेगा। 3 डायमेंशनल फिगर तो आप जानते होंगे, तो कौन सा 3 डायमेंशनल फिगर मिलेगा? तो इसकी बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको या तो शेल मिल सकता है या फिर स्फीयर मिल सकता है। शेल और स्फीयर में फ़र्क क्या होता है? क्योंकि बहुत जनरल सी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट एनकाउंटर करते हैं इस जनरल सी प्रॉब्लम को, और इसके लिए बोलेंगे कि यहाँ पर जो शेल होता है अंदर से खोखला होता है, जबकि जो स्फीयर होता है वो अंदर से ठोस होता है। करते हैं यूनिट मेजरमेंट कंटिन्यूड। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कुछ इसमें डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनमें सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है मीटर स्केल। इस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट की क्या परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, और ध्यान में रखते हुए लीस्ट काउंट का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अगर हम इसको एक मेजरमेंट जैसे मान लेते 5th, यहाँ पे 6th, या फिर इवेंचुअली हमने स्केल का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। 5 और 6 के बीच में डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन। 10 डिवीजन होने की वजह से लीस्ट काउंट निकालते समय ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंस कितना है। इसमें 6 - 5 करेंगे तो यहाँ आएगा 1। इसके बीच में खाने कितने हैं? तो ये हो जाएगा 10.1 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये जो पूरा डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं लीस्ट काउंट। सबसे कम जो मेजरमेंट पॉसिबल है इस स्केल पे। प्रॉब्लम बढ़ती गई, चीजें बढ़ती गई, फिर एक नया स्केल आया जिसको वर्नियर स्केल, जिसमें लीस्ट काउंट है आपका
0.0। तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट्स की तरफ हमारी वैल्यूज बढ़ती जा रही, यानी हमारा जो मेजरमेंट है वो और परफेक्टनेस की तरफ जा रहा है। और साथ साथ फिर स्क्रू गेज वाला स्केल भी आया जिसका लीस्ट काउंट था 0.00। ये और ज़्यादा इलैबोरेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो खैर ये टॉपिक्स हमारे अलग चलेंगे। फिलहाल हम लोग आगे जानना चाहते हैं कि अगर डायरेक्ट मेथड्स हैं तो इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होंगे। चलिए इनडायरेक्ट मेथड्स में हम लोग के पास पहला मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड। इसको क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, अगर याद हो तो, एको। मैं लिख देना चाहता हूं उसमें क्या करते हैं, या फिर एक सिंपल सी बात करें कि यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है और ये सोर्स जो है एक वेव जनरेट करेगा। ये वेव जो है यहां तक जाएगी, किसी चीज से टकराएगी और टकराने के बाद वापस जरूर आएगी, जिसे यहां पर डिटेक्ट कर लिया जाए। डिटेक्शन और ये सोर्स। तो अगर डिस्टेंस की बात करें और ये पूरा x मान लें तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा, 2x। समय नापना तो सब लोग जानते हैं, तो ये t। और यहाँ पे एक चीज लिखी जाएगी जो आप लोग जानते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, स्पीड। अब इस रिफ्लेक्शन मेथड में 3 अलग अलग मेथड्स बनते हैं, सब मेथड्स कह सकते हैं, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिनमें से पहला हो जाएगा आपका रडार, जहां पे रेडियो वेव्स इस्तेमाल करी जाती है। दूसरा हो जाएगा सोनार, बताने की जरूरत नहीं है, जानते हो। और तीसरा हो जाएगा लेजर, जिसमें लाइट इस्तेमाल करी जाती है। तो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड में से रिफ्लेक्शन मेथड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके साथ साथ एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राईएंगुलेशन। कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ट्राइंगल इस्तेमाल होगा, ट्राइएंगल। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग है और आपको ये पता लगाना है कि इस बिल्डिंग की यहाँ पर हाइट क्या है। ये हाइट मैथमेटिक्स थोड़ी सी जानते हैं तो यहाँ पे थीटा लिखने के साथ यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो बिना समय गवाए एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। आप tan थीटा इज इक्वल टू h/x, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है x tan। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ h, और h क्या है आपकी, h है आपकी हाइट। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ सकता है कि आप थीटा कैसे मेजर करें। तो थीटा मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है ये। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप आराम से थीटा मेजर कर सकते हैं। एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं।
PWD वाले जो लोग होते हैं, जब वो सड़क की लेवलिंग पर, तो शायद एक ट्राइफॉड स्टैंड, मतलब एक स्टैंड होता है, 3 आए होते हैं उस पे इंस्ट्रूमेंट, उससे इंस्ट्रूमेंट लगा तो उससे एंगल में इस तरह से ऐसे वो चलता है। नॉर्मल है, आराम से हाइट में जाती है। चलिए और आगे, अगर आपको बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी हो तो यहाँ पर हो गई, तो बिल्डिंग की हाइट हो गई। लेकिन कहीं आपके सामने एक पहाड़ आ गया, पहाड़ आपका ये है पहाड़, और आपको यहाँ पे पहाड़ की हाइट मेजर करनी है। पहाड़ की हाइट बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। हाँ, ये क्या होगा, ये डेफिनेटली टिप हो सकता है, एक्सट्रीम एंड का टिप। तो आप देख ही रहे, टिप है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये और ये फिर ऐसे, ये हाइट हो जाएगी h, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा θ1। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक के डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डिस्टेंस ये मान लिए ये डिस्टेंस हो गया। साथ में अगर मैं ये बोल दूं कि बंदा यहाँ से यहाँ तक गया, तो जब वो इस पॉइंट से इस टिप को देख रहा है तो वो ऐसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर एंगल हो जाएगा θ2, और फिर ये चीज हो जाएगी क्या, x2। यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, क्या मतलब, देख किसको रहे हो आपने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया और इसी चीज को आपने यहां से ऑब्जर्व किया। खैर मैथ्स अगर आप जानते तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, फिर से वही चीज जो ऊपर लिखी, इस बात थोड़ा डायरेक्ट तरीके से, h इज इक्वल टू मैं लिखूंगा x1 tan θ1। हाँ, इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से लिखूंगा, तो ये x1 इज इक्वल टू, ये tan θ इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा h, और फिर हो जाएगा cot θ1। इसी तरीके से यहाँ पे मैं फिर से लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू, अब लिखूंगा x2 tan θ2, और फिर से मैं लिखूंगा x2 इज इक्वल टू h cot θ2। बिल्कुल वही चीज करिए जो ऊपर की वो नीचे करिए। हाँ, यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि यह स्टेप जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका, क्योंकि बंदा चला कितना, बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, उसने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था, फिर यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया, तो चला तो वो इतना है ना। तो ये डिस्टेंस पता करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में से मतलब क्या करना चाहिए, कौन बड़ा है, x1 बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि x1 बड़ा है, और मैं अब ऐसे लिख दूंगा कि x इज इक्वल टू x1 माइनस x2, फिर h मेरे ख्याल से कॉमन हो जाएगा, फिर लिखा जा सकता है cot θ1 माइनस cot θ2। वैसे हमें चाहिए क्या, वैसे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि हम इस h को ढूंढ सकें। तो बस सिंपल सी बात ये है कि हमने ये लिख दिया, अब हमें यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, अब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे h इज इक्वल टू x अपॉन
cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, और इस तरह से h को आप यहाँ पर h इस तरह से निकाला था और वहां पर आपको h उस तरह से निकाला। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का मेजर करना है और यहाँ पे जो पॉइंट यूज करना है, फॉर्मूला जो यूज करना है, तो उसका बेसिस यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो रेफरेंस ये है आपका A, ये है आपका B, इसे हम लोग कहते हैं ARCLENGTHR लेंथ। यहाँ पे ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को आप S मान लीजिए। चलिए ये आपके हाथ में, फिलहाल हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, बोलेंगे आर्क लेंथ, यानी ये वाला जो आर्क लेंथ है, ये डिस्टेंस है, इसके बराबर होगा S इंटू थीटा। क्लास की स्टार्टिंग में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे, और अब जब ये कंटिन्यूड वाला पोर्शन है तो यहाँ पर भी इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में, किस तरह के साइज के बारे में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक चीज बना रहे हैं, उसको मून, ये है हमारा मून। जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ पर दिखता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कभी कभी तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है, कभी कभी एक फुल डिस्क दिखता है। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व वैल्यू बनाई है कि हाँ ये हमको मून ऐसे दिखाई दे रहा है, अर्थ से दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ अर्थ से दिखाई देने तो और बढ़िया तब नजर आएगा जब आप इसको किसी एक टेलीस्कोप नाम की चीज से, टेलीस्कोप से। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम इस तरह से बनाऊंगा और शायद यहाँ पर इसे ये और ये, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते, या फिर मैं थोड़ा सा और ऐसे करके फटाफट, तो ये हमारा अर्थ का हो गया है। और यहाँ से मैंने इस जगह से अपने टेलीस्कोप को पहले ऐसे रखा और इसके ये वाले एज को मैंने पिन पॉइंट कर लिया और फिर अपने टेलीस्कोप को ऐसे घुमा करके ऐसे रखा ताकि हमें ये वाला पॉइंट मिल सके। ऐसे करने पर हमें ये एंगल मिला थीटा, तो पता चल गया कि थीटा क्या है। थीटा आराम से मेजर कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। और हमने इस डिस्टेंस को माना, यहाँ पे मान रहे हैं हम एस। अब क्वेश्चन ये होगा कि एस क्या है, क्या है, क्योंकि हम यही माने कि ये एस तुम्हारा आपका ये पूरा है, ये एस और ये एस, क्योंकि जब इतने लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इस डिस्टेंस के बराबर होगा। हम अप्रॉक्सीमेशन या जो भी आप देखिए पैसे लेके चलेंगे ही चलेंगे। एस कैसे मेजर किया जाएगा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि एस कैसे। तो एस मेजर करने का बड़ा सिंपल तरीका है। एको मेथड अभी आपने देखा था, फिर रिफ्लेक्शन मेथड देखा था, किस लाइट वापस आई, कितना टाइम लगा, वगैरह वगैरह वगैरह, उससे पता कर सकते। अब हमारे पास ये पता लगाना है कि हमें यहाँ पर डायामीटर की बात करनी, क्योंकि अगर देखिए पहले मेजरमेंट साइज के बारे में बात कर रहा है। साइज का मतलब डायामीटर।
अब डायमीटर को मून को हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसको कोरिलेट करें, ये चीज़ हमारी ये हो गई, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायामीटर, डायामीटर इसका ऑफ मून, और यहाँ पे जो हमारा एस है वो आपका ये हो गया, तो ये एस ये हो गया थीटा ये। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को आराम से यूज करके आप मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। अब एक और टॉपिक है इसके अंदर जो कि हमें कवर करना है, और वो है measurement of the distance of astronomical objects। तो ध्यान रखेंगे less than 100 light years, ये कंडीशन है, इसके अंदर ही का डिस्टेंस जो है वही हमें करना मेजर, या वही हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये कि जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सन, ये हमारा सन है, और सन के इर्द गिर्द एक प्लैनेट है जिसको हम लोग अगर अर्थ बोले तो ज़्यादा। अब ये जो प्लैनेट है वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे लगातार इस तरह से घूमता रहे। चलिए हम अर्थ को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद अर्थ यहाँ पर आ जाएगा। यानी अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अब ये ऐसे है, तो अब 3 डायमेंशनल वाली, मतलब ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा, सन यहाँ पर है, इसे ऐसे रोटेट कर रहा, तो ये चीज़ है। हाँ, हम यहाँ पर बना सकते हैं हल्का सा इसका पाथ। तो पाथ को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये हमारा पाथ हो गया, इसका पाथ हो गया, ऑब्वियस सी बात है। उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट एक मान लेंगे। अब स्टडी क्या करें, क्योंकि जिसको ढूंढना वो तो बात ही नहीं हो रही। तो हमारे पास एक बंदा ये है, ये हमारा टारगेट है। हमें ये पता लगाना है कि ये अर्थ की, ये बना दिया इस तरह से, ये बना दिया में डिस्टेंस, क्योंकि जब अर्थ यहाँ पे होगा तो इसे मैं क्या लिख दूँ, मैं एस लिख देता हूँ। एस यहाँ पे आपका स्टार हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, और ये डिस्टेंस एस हो गया। भाई ये स्टार है और ये डिस्टेंस एस है, ये स्टार है, ये डिस्टेंस एस। ये पता लगाना है कि डिस्टेंस क्या है, तो क्या मेथड यूज करेंगे, बड़ा सिंपल सा है मेथड। फॉर्मूला तो हम ये वाला यूज करेंगे। कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग कलर यूज कर रहा हूँ, और जानबूझ के इसको मैं वर्टिकल बनाने की कोशिश करूँगा। वर्टिकल, एग्जैक्ट वर्टिकल। कि मैंने एग्जैक्ट वर्टिकल बना दिया, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट वर्टिकल बना दिया। अब मैं इस एंगल को मेजर करूंगा, ये और ये वाला, इस वाले एंगल को फाई 1 बोल देंगे। इसी एंगल ऐसे करूँ, मैं ऐसे बोलूँगा कि यार मैं अगर मैं यहाँ पर अर्थ पर खड़ा हूँ और मेरी ऐसे, मैं ऐसे देख रहा हूँ, अब मेरे को ये देखना है, तो मैं अपनी गर्दन ऐसे करूँगी। सर ऐसा करेंगे क्यों, मेरा सोचते मेरा इसके बारे में बात करते थे, तो अरे ये जो अर्थ है वो ऐसे इस तरह से ऐसे घूम रहा है, और हमें इस पॉइंट के बारे में बात करनी है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और हमारा अर्थ ऐसे, तो अर्थ हमारा जब यहाँ पहुँचेगा तो डिस्टेंस ये हो जाएगा,
अब जब यहाँ पहुँचेगा तो डिस्टेंस ये हो जाएगा। ये पता लगाना है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये तो है यहाँ पे 3D पे बना है। 3D की बात हम 2D पे कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए, ऐसे खड़ा हूँ, मैंने गर्दन ऊपर देखी, हाँ मेरे को वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा, मैं ऐसे, तो मेरी गर्दन ऐसे मैंने ऐसे रखी है, ऐसे घुमाई, तो मेरी गर्दन जो घूमी तो ऐसे पता चला कि मेरी गर्दन कितनी घूम रही है। इसलिए वो टेलीस्कोप को रखना है, टेलीस्कोप एग्जैक्टली ऐसे रखना, फिर टेलीस्कोप हल्का सा टिल्ट करना 5 इसी तरीके से यहाँ पर भी कितना एंगल आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे 5, ये आ गया 5 और 5, एक बात क्लियर है। अब हमें ये डिस्टेंस की बात नहीं करनी, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर आप वर्टिकल्स यहाँ पर एक ऐसे वर्टिकल बनाते हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एंगल 5 और ये वाला एंगल कितना है 5। अगर आप इस पूरे डिस्टेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे डिस्टेंस को अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस क्या है d, और आप कहीं वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा एंगल कितना बनना है, यहाँ पर एंगल भाई आप इसको ये मान लीजिए, ये चीज को आप ये मान लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, मतलब आपको यही तो पता लगाना है, ये वाला डिस्टेंस मेजर करना और आपको ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। दिक्कत क्या है? और जो ये वाली चीज है, ये कर्व दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्टेंस है कितना, ये 100 लाइट ईयर्स के लिए ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, ये कम होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पता लगाएंगे, तो बुक में दे रखा, डाटा दे रखा, तो ये डिस्टेंस कम है इसके मुकाबले, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। जब आप टेलीस्कोप से इन चीज़ों को देखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। अगर आप मून को देखते हैं यहाँ से तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अर्थ से इन चीज़ों को देखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर, और बहुत दूर का मतलब होता है ये जो डिस्टेंस है वो लगभग इस डिस्टेंस के बाद काफ़ी कम है। डाटा आप आराम से चेक कर सकते हैं, आराम से डायमीटर चेक कर सकते हैं, इस पाथ को चेक कर सकते हैं, उसका पूरा डाटा दे रखा है। पता करेंगे तो ये लगभग मतलब ये 100 लाइट ईयर्स के आसपास है, और ये लाइट ईयर से भी कम है, 1 लाइट ईयर से भी कम होता है ये डिस्टेंस। इस वजह से तो आप ऑलमोस्ट इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, यानी कर्व भी ले सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात लिखूंगा यहाँ पे कि जो ये जो चीज़ है, फिर से बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या निकालना है। हमारे पास हमको ये पूरा ये दे रखा है, यानी हमारी ये क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई, तो मैंने यहाँ पे d लिखा, हेलो, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा। बस ये जो देख रहे हो ये हमारे पास यहाँ पर s है, और जब थीटा की बात आएगी तो थीटा यहाँ पे है 5 + 5। ट्रिग्नोमेट्री के कोई रिलेशंस यहाँ पे नहीं यूज़ किए जाएंगे, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन थीटा वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया जाता। रीज़न बड़ा साफ होता है, क्योंकि एंगल्स इस समय दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हकीकत में रियलिटी में जो कैलकुलेशंस हमें बताते हैं ये एंगल्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो इसे हम सिंपली ऐड करते विदाउट एनी ड्यू रिस्पेक्ट गिवन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सिर्फ थीटा कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है, क्या पता करना है, ऑब्वियस सी बात है ये पता करना है, क्योंकि लिखा हुआ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें ये फाइंड करना तो हम आराम से फाइंड करते हैं s = d अपॉन यहाँ पे 5 + 5। इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। इनफैक्ट यही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी स्टडी को बड़ा प्रिसाइज रखना है, आप कैलकुलेशन बेस्ड पे